अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पास पेपर में आ चुका है और इसमें से काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। मतलब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लिखते हो और नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे होते हो। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम दे रहे होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और याद रखिएगा ये वाली जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट, बराबर नहीं, कांस्टेंट, उस हालत को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं कहता हूँ एक रिएक्शन है, सपोज करता हूँ मेरे पास रिएक्टेंट है R, इसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट है मेरे पास P। चलो पूरा वर्ड लिखते हैं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अच्छा, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास शुरू में ना रिएक्टेंट है 100 और उस वक्त प्रोडक्ट होगा 0। अगर रिएक्टेंट मेरे हो जाए 80 या 90 पे लगा लो 90, तो 10 रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसमें? प्रोडक्ट में। अगर ये मेरे पास हो जाए 80 तो ये बन जाएंगे मेरे पास 20। अगर ये हो जाए 70 तो ये हमारे पास बन जाएंगे 30। अगर ये हो जाए 60 तो 40। अगर ये हो जाए 50 तो ये 50। अगर ये हो जाए 40 ये 60। इसके बाद अगर ये 40 हो जाए तो ये 60 रहेंगे। अब जहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए और मज़ीद तब्दील ना हो, हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, अगर ना मैं 50-50 पे कहता, आपके लिए समझना आसान था, लेकिन मैं 50-50 पे इसलिए कभी भी मैंने 50-50 पे नहीं की, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि कभी भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 50-50% नहीं होते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको कहते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे क्या हो जाए? बराबर हो। ये बात आपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। अब यही सवाल बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की वजाहत कर दे। क्या स्टेटमेंट है? एट इक्विलिब्रियम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। सही है कि इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है 50-50% ही हो, मे भी वो 90-10 भी हो सकता है, यही भी इक्विलिब्रियम आ जाए। ये 90-90 चलता रहा, ये 10-10 चलता रहा, मे भी। सही है। ये हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ना, उस केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब हम उसमें से रिएक्टेंट चेक करते हैं, कितने रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है उस वक्त कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पता लगा लेते हैं। और सारे के सारे जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं इनके सबकी केसी की वैल्यू मालूम कर रखी है, सारे के सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया जी इक्विलिब्रियम। क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। सही है। तो अब यहाँ पे गौर करना, इक्विलिब्रियम की वैल्यू किस तरह होती है जी? आप केसी की वैल्यू निकालना चाहते हो, ऊपर रखोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं? 60, रिएक्टेंट कितने हैं? 40। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मैं सपोज करता हूँ 1.25, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। सही है। अब देखो, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान मैंने रेशो निकाली और आया हमारे पास 1.25। अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालूँ तो याद रखिए, यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालता हूँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान में, क्या इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं सिर्फ इतना बताना, कहेंगे या नहीं। मतलब यहाँ पे ऊपर मैं प्रोडक्ट लिखूँ और नीचे रिएक्टेंट लिख दूँ, मतलब ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट लिख दूँ, तो क्या इसको हम ऊपर क्या जी प्रोडक्ट 20 है, रिएक्टेंट 80 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहूँगा या नहीं कहूँगा? नहीं कहूँगा।
ये बात आपने ज़हन में उठा लीजिए कि इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहा जा सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कहाँ पे आ रहा होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए और जहाँ पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। जहाँ पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, उस वक्त ही यहाँ पे ये वाली चीज़, यहाँ पे जो वैल्यू निकालोगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे निकालते हैं ना, मतलब उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं QC, कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन कोशेंट क्या था, बाद हम बाकी बातों पे जाएंगे। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं QC से। किससे? QC से। अब बेसिकली QC भी ना KC की तरह ही है। क्या? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। इट इज द रेशो, ये बेसिकली रेशो है, रेशो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the molar concentration, to the molar concentration of reactant। ये हमारे पास है जी QC at any instant of time, at any instant ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे पर। यहाँ पे गौर कीजिएगा QC और KC में क्या फ़र्क है। QC है हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरम्यान में रेशो, KC भी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरम्यान में। KC हमेशा कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे, और QC किसी भी जगह पे आता है। बेशक यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हत्ता कि यहाँ पे भी निकालोगे उसको भी आप QC कह सकते हो। सही है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे पे आप ये वाली चीज़ मालूम कर सकते हो। सही है। तो ये बात है कि याद रखिए QC आप प्रोडक्ट और रिएक्शन के दरम्यान में किसी भी लम्हे पे रेशो मालूम कर सकते हैं, लेकिन KC हमेशा 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 इक्विलिब्रियम पे मालूम करेंगे, जहाँ पे रिएक्टर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, इसमें पहली हमारे पास अगर देखा जाए एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस है, वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह प्रिडिक्ट करेंगे, जरा गौर कीजिए। इधर देखना, पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास QC इज स्मॉलर देन KC, क्या QC की वैल्यू KC से छोटी हो। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन दो तरह की होती है। एक डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड और एक डायरेक्शन होगी रिवर्स। मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा या रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, KC का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब किस तरह, पहली चीज़ ये QC इज स्मॉलर देन KC। अब मेरी बातों गौर से सुनते जाना, अगर ये चीज़ समझ ली अगली बात समझ आ जाएगी। इधर देखो, यहाँ पे वैल्यू निकालते हो 20 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाए, मैं सपोज करता हूँ 0.25 आ जाता है। सपोज करता हूँ 0.25 इतना ही आएगा ऑलमोस्ट। सही है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1.5। QC की वैल्यू क्या है, छोटी, KC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बड़ी। यानी इस केमिकल रिएक्शन के लिए QC की वैल्यू है छोटी और KC की वैल्यू क्या है, सही। आपको पता है अभी रिएक्शन आगे की तरफ जाना है, मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करना है और इक्विलिब्रियम अभी आना है। सही है। तो खुद सोचो कि इक्विलिब्रियम किस तरह आएगा। अभी हमारे पास QC की वैल्यू बड़ी है, KC की वैल्यू क्या है, छोटी है। अभी और ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। मतलब ये वाला अगर QC की वैल्यू छोटी हो, KC की वैल्यू बड़ी हो, तो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड में।
तो मतलब आपने इसकी एक डायग्राम बनानी है इस तरह के सी, उसमें लिख लेना के सी, और इस तरह एक छोटी डायग्राम बनानी जिसमें क्यू सी छोटा हो, क्यू सी। आपने इस तरह करके को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह करके ये डायरेक्शन बना देनी है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कभी रिएक्टेंट मजीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने, क्योंकि क्यूसी की वैल्यू छोटी आ रही है और केसी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। भाई इतनी एक लाइन लिखी हुई है नीचे बुक में। अगर सेकंड कंडीशन क्यूसी इज लार्जर देन केसी, भाई अगर क्यूसी लार्जर हो जाए केसी की निस्बत, मतलब क्यूसी बड़ा हो, क्यूसी क्या हो हमारे पास, और केसी क्या हो, छोटा हो, तो रिएक्शन याद रखिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, सही है। रिएक्शन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, और थर्ड कंडीशन क्या है, क्यूसी और केसी बराबर हो जाए, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, क्यूसी और केसी एक दूसरे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो खुद सोचो, जब क्यूसी और केसी दोनों के दोनों, क्यूसी और केसी दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना रिवर्स में, बल्कि रिएक्शन कहाँ पे मौजूद है, इक्विलिब्रियम पे। देखो यहाँ पर अगर क्यूसी निकालते हो तो मतलब वो इक्विलिब्रियम पे, इसकी वैल्यू वही आएगी, क्यूसी की वैल्यू भी वही आएगी। तो मैंने बता रखा है कि क्यूसी किसी भी लम्हे पे मालूम किया जा सकता है, केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा, सही। अगर आप यहाँ पे मालूम आके करोगे क्यूसी, ये दोनों बराबर, मतलब क्या, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन इज एट, रिएक्शन इज एट। और बच्चे ये पास पेपर में इक्विलिब्रियम, पास पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा चुका है, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन की किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप कहोगे जी, वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ क्यू सी एंड के सी। अब तीनों पॉइंट इसमें लिखोगे, इफ़ क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी देन डायरेक्शन या रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर क्यू सी स्मॉलर देन के सी देन रिएक्शन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, और लास्ट वाली चीज़ है इक्विलिब्रियम। ये वाला काम आसान है, ये वाला याद रखना भाई। यहाँ से याद रखना, जब के सी बड़ा होगा ना तो डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, के सी बड़ा होगा क्यू सी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बस ये एक सिंपल सी बात याद रखना। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे दी गई, वह है एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे एक्सटेंट का लफ्जी मतलब होता है हद, उर्दू में कहते हैं हद की पेशगोई करना, रिएक्शन की हद की पेशगोई करना, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ। ये ऊपर एक वर्ड लिखो, प्रेडिक्शन। अंदाज़ा लगाना है कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, उसमें कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट हैं। एक्सटेंट ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आज यहाँ मेरे तीन कंडीशंस हैं, आसान है सारी की सारी। एक है जी वेरी लार्ज केसी वैल्यू, मेरी क्या कंडीशन है, वेरी लार्ज केसी वैल्यू। इसके बाद सेकंड है हमारे पास वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, और केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो। और थर्ड है जी नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, वैल्यू ऑफ केसी। ये तीन कंडीशन है। अच्छा, अब इन तीनों से क्या मुराद है, देखो पहले नंबर ये याद रखिएगा, केसी बेसिकली है क्या। केसी है हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरम्यान में रेशो।
आप खुद सोचो ये वैल्यू बहुत बड़ी किस तरह हो सकती है। बच्चे देखो ऊपर प्रोडक्ट नीचे क्या है, अगर ऊपर वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए और नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी हो तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बहुत बड़ी आएगी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसको समझिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे इसकी Kc की वैल्यू दी गई है 2.2 × 10⁻22। इसका मतलब पता क्या है, इस वैल्यू का मतलब समझिएगा। अगर वैल्यू का मतलब समझ गए तो आप आसानी से बता दोगे कि इसका मतलब ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इस वैल्यू का मतलब क्या है कि 2 आगे 21 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 डिवाइडेड बाय 1। मतलब इसको 1 लिखो या ना लिखो, हर एक रकम के नीचे 1 होता है। सही है। तो ये देखो ये Kc की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। सही है। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को। ये ऊपर वाली वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को। और नीचे वाली वैल्यू मतलब जब इक्विलिब्रियम आया उस वक्त रिएक्शन में सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे जबकि रिएक्टेंट की मिकदार निग्लिजिबल होगी। तो वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट। मतलब ये वाली चीज़ सारी की सारी बन जाएगी और इसकी मिकदार ना होने के बराबर होगी। सही। और रिएक्शन ऑलमोस्ट कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। सही है। तो दो बातें क्या, एट इक्विलिब्रियम पर क्या है, ऑल प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, ऑल प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, amount of reactant are negligible, amount of reactant is negligible और reaction is almost complete, reaction is almost complete, मुकम्मल हो चुका है क्योंकि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये हो चुका है। अब अगर बहुत छोटी हो, छोटी खुद सोचो किस तरह होगी। Kc बेसिकली है वही है, Kc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान में है रेशो। अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी से क्या बराबर है कि ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो। सपोज कर लो ये वाली। अब देखो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे। और ना होने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं निग्लिजिबल। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, amount of product is negligible, amount of product is negligible और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी हमारे पास, नेग्लिजिबल होगी। अगर यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया फॉर्मेशन की ब्रेकडाउन। जो अमोनिया है, जब अमोनिया टूटता है तो हमारे पास बना देता है नाइट्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 3 लगा दो। और यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है ये है 3.0 × 10⁻⁹। अब इस वैल्यू का मतलब समझिएगा। इस वैल्यू का मतलब क्या है कि 10⁻⁹ है ना। 9 का मतलब ये है कि 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू का मतलब है। मतलब अगर रिएक्टेंट एक है तो नीचे प्रोडक्ट चेक कर लो, सॉरी प्रोडक्ट एक होगा, ऊपर वाला क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे वाला रिएक्टेंट चेक कर लो, 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 3 अरब, मतलब 3 अरब ये वाली चीज़ें होंगी, सॉरी ये वाली चीज़ें, और सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा वहाँ पे। सही है। तो ये थोड़ी सी बात जहन में रखिएगा। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ है जी, अगर किसी की वैल्यू बहुत बड़ी भी ना हो बहुत छोटी भी ना हो, उस वक्त क्या होगा,
बचे उस वक्त एट इक्विलिब्रियम पर कंपेरेबल अमाउंट ऑफ reactant and product are present. Reactant and product are present. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कंपेरेबल है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है, एक और कहाँ पे 3 अरब, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा। ये तो आप गिनती में मेरे ख्याल से नहीं होगी इसकी, सही है, और नीचे 1 है, लेकिन यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हो, ये थोड़ा बहुत कंपैरिजन बनता है, सही है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है हमारे पास वो है N2 ऑफ, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास बना देता है 2NO2, और यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है वह है 0.221। ये फिर भी कुछ समझ आने वाली। इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब बता देता हूँ, 221/100। मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त 221 प्रोडक्ट होंगे और 100 रिएक्टेंट होंगे, मतलब फिर भी कंपेरेबल है, ऊपर वाले तो कंपेरेबल ही नहीं है, सही है। तो ये था ये हमारे पास, हम यहाँ तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कैसी वैल्यू को देख के। अगर बहुत बड़ी हो तो समझ लीजिएगा ज़्यादातर प्रोडक्ट है, और बहुत छोटी हो तो समझ लीजिएगा रिएक्शन चला ही नहीं है, सही है, फ़ौरन ही इक्विलिब्रियम आ गया और उस वक्त प्रोडक्ट ना होने के बराबर रिएक्टेंट सारे के सारे मौजूद हैं। और लास्ट वाली चीज़ है, बहुत बड़ी भी ना हो वो छोटी भी ना हो, तो उस वक्त आपके सामने है कि कंपेरेबल अमाउंट होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट। ये काम आसान है, आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के खुद भी लिख सकते हो। इसका बस एक बात याद रखना, जब Kc की वैल्यू बड़ी होगी ना रिएक्शन आगे तरफ होगा, बाकी आपको पता चल जाएगा। Kc की वैल्यू बड़ी होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर Kc की वैल्यू छोटी आ जाती है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और Kc की वैल्यू अगर बहुत बड़ी बहुत छोटी नहीं आती, Qc के बराबर आती है, तो इक्विलिब्रियम होगा, सही है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।